नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप सभी का स्वागत है खबरें अब तक में। आज हम लेकर आए हैं बिहार चुनाव की सियासी उठापटक, तेजस्वी यादव और पीएम मोदी के रणनीतिक दाव, राजस्थान के भीलवाड़ा से वायरल हुए एसडीएम छोटू लाल शर्मा का विवाद और उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर खुलासे। तो बने रहिए, क्योंकि हम दिखाएंगे, बताएंगे और खुलासा करेंगे उन सारी खबरों का जो चर्चा और विवाद दोनों में है। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बेगूसराय में पीएम ने चिराग को भाषण देने से रोका। अनाउंसर ने नाम लिया तो मोदी ने इशारे में कहा, चिराग नहीं नीतीश जाएंगे। आंध्र प्रदेश में चलती बस में आग, 20 जिंदा जले, बाइक टकराकर बस के फ्यूल टैंक में फंसी। लखनऊ में पलटी 50 यात्रियों से भरी बस, 13 यात्री घायल, एक की हालत गंभीर, पलटते हुए 15 फीट नीचे गिरी, ड्राइवर कंडक्टर फरार। सीएम योगी का बड़ा फैसला, 30 वर्ष बाद बढ़ेंगे पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के वित्तीय अधिकार। रेखा गुप्ता ने छठ घाटों का किया उद्घाटन, आप पर त्योहार की तैयारी को लेकर झूठ फैलाने का लगाया आरोप। यूपी में पैसा लेकर ट्रक निकालने वाले 160 पुलिस वालों पर एक्शन, 11 सस्पेंड, 149 का ट्रांसफर। सबरीमाला मामले में सबूत जुटा रही एसआईटी मुख्य आरोपी उन्नी कृष्णन को बेंगलुरु लेकर गई। सोनम वांगचुक मामले में एडवाइजरी बोर्ड ने शुरू की पड़ताल, एनएसए के संबंध में सुनवाई करने सदस्य पहुंचे सेंट्रल जेल। सोना एक दिन में 935 और चांदी 3700 सस्ती, 7 दिन में सोने की कीमत में 8455 घटी। शेयर बाजार में 6 दिन की बढ़त पर लगाम, सेंसेक्स 344 अंक टूटा, निफ्टी 25,800 के नीचे। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रचार का बिगुल बज चुका है। नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत से चुनावी मैदान में हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस बार प्रचार के मैदान में कौन कौन से बड़े चेहरे उतर रहे हैं और किसकी रणनीति कितनी कारगर साबित होगी। खासकर सत्ताधारी एनडीए ने इस बार अपने बड़े सितारों को मैदान में उतारकर राजनीतिक पारा और भी गर्म कर दिया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे बिहार के मतदाताओं से संवाद करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि पीएम मोदी अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कहां से कर रहे हैं और क्या संदेश देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अपने प्रचार अभियान का आगाज करेंगे। ये वही गांव है जहां बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था। कर्पूरी ठाकुर को दलित, पिछड़े और अत्यंत पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले जननायक के रूप में याद किया जाता है। एनडीए की इस रणनीति के पीछे साफ संदेश है कि पार्टी खुद को कर्पूरी ठाकुर की विरासत का असली वारिस साबित करना चाहती है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कर्पूरी ग्राम में उनके स्मृति स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जो एनडीए की ओर से पिछड़े वर्गों के प्रति संदेश भी है। महागठबंधन भी इस वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश कर रहा है। इस बार वे मुस्लिम यादव समीकरण के साथ अत्यंत पिछड़े वर्गों को जोड़कर एनडीए के मजबूत वोट बैंक में सेंध लगाने की योजना में है। वीआईपी के मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाना भी इसी रणनीति का हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले भी बिहार में विपक्ष पर निशाना साधना शुरू कर दिया था। उन्होंने आरजेडी के 15 साल के शासन और जंगल राज की घटनाओं को जनता के सामने रखा। पीएम ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने बिहार को अपराध, अराजकता और भ्रष्टाचार में डुबोया। साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीए ने राज्य में विकास और समाधान की दिशा में काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले कार्यक्रमों में विशेष रूप से युवाओं और बुजुर्गों से संवाद किया। उन्होंने रन फॉर बिहार यूनिटी और बुजुर्गों से संवाद जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से चुनाव अभियान का टोन सेट किया। उनका फोकस विकास, विरासत और बिहार की एकता पर है। प्रधानमंत्री मोदी का ये कदम महागठबंधन की रणनीति को चुनौती देने का भी एक प्रयास माना जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर की विरासत के जरिए एनडीए विशेष रूप से अत्यंत पिछड़े वर्गों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है।
जाहिर है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रचार का बिगुल बज चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के कर्पूरी ग्राम से प्रचार अभियान की शुरुआत करने से राजनीतिक रणनीति और जातीय समीकरणों पर बड़ा असर पड़ने की उम्मीद है। अब सवाल ये है कि बिहार के मतदाता किसकी बात सुनेंगे और किन मुद्दों पर अपना वोट देंगे। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। विपक्षी महागठबंधन ने अब अपनी रणनीति का बड़ा कार्ड खेल दिया है। आरजेडी की अगुवाई में महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या महागठबंधन के भीतर सब कुछ सही ढंग से चल रहा है या सीटों और नेताओं के बीच अंदरूनी मतभेद चुनावी समर को प्रभावित कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम की गहराई। तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री उम्मीदवारता की घोषणा के तुरंत बाद सत्ताधारी एनडीए ने विपक्ष पर हमला शुरू कर दिया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को मजबूर कर सीएम उम्मीदवार घोषित कराया गया और एनडीए नेताओं ने राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। एनडीए के निशाने पर यह भी है कि महागठबंधन के साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीछे लगे पोस्टर पर सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर थी। इससे महागठबंधन के दो प्रमुख घटक दलों के बीच सामंजस्य पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने जानबूझकर पटना से दूरी बनाई। उनका मानना था कि सीटों और गठबंधन की बारीकियों को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कृष्णा अल्लावरू और महासचिव केसी वेणुगोपाल संभालें। इसका मकसद ये भी था कि गांधी और लालू परिवार के बीच किसी तरह का मनमुटाव ना हो। दरअसल कांग्रेस की रणनीति उन सीटों पर फोकस करना है जहां उनकी पकड़ मजबूत है। पार्टी ने कई सीटों पर आरजेडी या लेफ्ट के सामने भी उम्मीदवार खड़े कर अपनी स्थिति मजबूत की है। राहुल गांधी के निर्देश पर महासचिव केसी वेणुगोपाल अंतिम समय तक सीटों के बंटवारे और समझौते की बारीकियों को फाइनल करते रहे। तेजस्वी यादव ने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को भरोसा दिया कि वे डिप्टी सीएम के चेहरे होंगे, लेकिन कांग्रेस इस पर अधिक पीछे नहीं हटना चाहती थी। यही वजह है कि तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारता के ऐलान में कांग्रेस ने सावधानी बरती है और आखिरी समय तक अपनी रणनीति पर कायम रही। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री चेहरे के ऐलान से एनडीए को महागठबंधन पर हमला करने का मजबूत मौका मिल सकता था। इसलिए कांग्रेस ने इस ऐलान को टालते हुए अपने नेताओं को बिहार में पूरी रणनीति को नियंत्रित करने का निर्देश दिया। इस रणनीति के तहत राहुल गांधी ने बिहार में खुद उपस्थित होने से परहेज किया। उन्होंने छठ पूजा के बाद चुनावी समर में पार्टी के कद्दावर नेताओं को मैदान में उतारने का निर्णय लिया। उनका निर्देश है कि महागठबंधन में रहते हुए कांग्रेस के नेताओं का मुख्य फोकस पार्टी के प्रदर्शन और स्ट्राइक रेट को बेहतर बनाने पर होना चाहिए। साथ ही सीटों के बंटवारे में कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कई सीटों पर आरजेडी या लेफ्ट के सामने उम्मीदवार उतारे। कई स्थानों पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच कड़ा मोलभाव चला, लेकिन राहुल गांधी के मार्गदर्शन में इसे संतुलित रखा गया। महागठबंधन की रणनीति में ये भी शामिल था कि अति पिछड़ी जातियों को साधने के लिए सीटों और उम्मीदवारों के चयन में सावधानी बरती जाए। कांग्रेस का मानना है कि सीएम चेहरे की घोषणा के बिना चुनाव लड़ा जा सकता था, जिससे एनडीए के जातिगत ध्रुवीकरण की रणनीति को चुनौती दी जा सकती थी। लेकिन लालू यादव की पार्टी ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने पर जोर दिया। जाहिर है बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने अपना बड़ा दांव खेल दिया है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने के पीछे कांग्रेस और आरजेडी के भीतर चल रही रणनीतिक समीकरणों की पूरी कहानी सामने आई है। अब देखना यह होगा कि क्या ये रणनीति महागठबंधन के लिए कारगर साबित होगी और बिहार के मतदाता इस बार किसकी नीतियों और चेहरों को तरजीह देंगे। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। भीलवाड़ा जिले के एसडीएम छोटू लाल शर्मा इन दिनों चर्चा में हैं। वजह भीलवाड़ा के जसवंतपुरा सीएनजी पंप पर हुई वह घटना है जिसमें उन्होंने एक पंप कर्मी को पहले थप्पड़ जड़ दिया और फिर खुद थप्पड़ खा बैठे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही चर्चा का विषय बन गया और राज्य सरकार ने तुरंत कार्यवाही करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया। लेकिन इस थप्पड़ कांड से भी ज्यादा लोगों की दिलचस्पी उनकी पर्सनल लाइफ में है। छोटू लाल शर्मा की कहानी लव मैरिज, तलाक, दूसरी शादी और 5 बच्चों की जिम्मेदारी जैसे ट्विस्टों से भरी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं उस वीडियो की जिसने वायरल होते ही तहलका मचा दिया। छोटू लाल शर्मा को एक पेट्रोल पंप कर्मचारी को थप्पड़ मारते देखा गया
और उसके बाद खुद भी थप्पड़ खाने का नजारा सामने आया। वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही तहलका मच गया और राज्य सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए उन्हें निलंबित कर दिया। लेकिन इसके पीछे की कहानी सिर्फ ये ही नहीं है। दरअसल छोटू लाल शर्मा की पहली शादी पूनम जाखोड़िया से हुई थी। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई, जहां वे दोनों लेक्चरर के पद पर कार्यरत थे। कॉलेज के दिनों में ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और ये रिश्ता लव मैरिज में बदल गया। पूनम के अनुसार उन्होंने शादी से पहले और बाद में भी छोटू लाल का पूरा साथ दिया। उन्होंने आर्थिक मदद की और कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। इस विवाह से उन्हें 2 बच्चे हुए, जो आज भी भीलवाड़ा के एक बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। पूनम बताती हैं कि 2018 में छोटू लाल का राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन होने के बाद उनका स्वभाव बदल गया। वे खुद को दूसरों से बड़ा समझने लगे, गुस्सा करने और मारपीट करने की आदत बढ़ गई। बच्चों पर पहले हाथ नहीं उठाते थे, लेकिन बाद में बच्चों पर भी उसका व्यवहार कठोर हो गया। उन्होंने कहा था कि अब मैं एसडीएम हूँ, तुम बूढ़ी लगती हो, मैं अब किसी और से शादी करूंगा। कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने बहाना बनाकर बच्चों का पिलानी में एडमिशन करा दिया और धीरे धीरे अपने परिवार से दूरी बना ली। पूनम के अनुसार 2023 में तलाक के कागज नकली सिग्नेचर के साथ भेजे गए। उन्होंने इस मामले में जोधपुर हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया। वहीं पहली पत्नी से अलग होने के बाद छोटू लाल शर्मा ने 2024 में दीपिका व्यास से दूसरी शादी कर ली। दीपिका के साथ उनका 1-2 माह का बच्चा है। दिलचस्प बात यह है कि दीपिका केवल उनके नवजात बेटे की ही देखभाल नहीं करती, बल्कि उनके दिवंगत बड़े भाई की 2 संतानें भी उनके साथ रहती हैं। यानी कुल मिलाकर दीपिका 5 बच्चों की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। छोटू लाल निलंबन से पहले प्रतापगढ़ एसडीएम के पद पर तैनात थे और शनिवार रविवार को परिवार से मिलने आते थे। अब उनका मुख्यालय जयपुर कर दिया गया है। आपको बता दें, छोटू लाल शर्मा पहले भी कई विवादों में रह चुके हैं। उन्हें अब तक 3 बार पद से हटाया जा चुका है। साल 2017 में भीलवाड़ा में पंचायत समिति अधिकारी गिरिराज मीणा से झगड़े के बाद और टोंक में 2018 में रिश्वत विवाद के बाद उन्हें हटाया गया था। अब जब उनका नया वीडियो वायरल हुआ, ऐसे में उन पर एक बार फिर कार्यवाही की गई। हालांकि अधिकारियों ने इसके पीछे प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया है। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और उनके भविष्य को लेकर एक बेहद गंभीर मुद्दे की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हाल ही में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर चेतावनी दी है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या राज्य में महिलाओं के सामने केवल यही खतरा है? आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं पर अपराध, कुपोषण, बाल मृत्यु दर और शिक्षा की कमी जैसे मुद्दे कहीं अधिक गंभीर हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हाल ही में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एक बार फिर विवादित बयान दिया। उन्होंने युवतियों और महिलाओं को चेतावनी दी कि सावधानी नहीं बरती गई तो परिणाम भयावह हो सकते हैं। उनका कहना था कि लिव इन रिलेशनशिप से दूर रहें, वरना आप 50 टुकड़ों में मिल सकती हैं। राज्यपाल के अनुसार इसका असर देखने के लिए किसी अनाथालय का दौरा किया जा सकता है, जहां 15 साल की लड़कियां अपने बच्चों के साथ कतार में खड़ी होती हैं। आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध का स्तर चिंताजनक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2023 के अनुसार देश में महिलाओं के खिलाफ कुल 4,48,211 मामले दर्ज हुए, जिनमें सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश में 66,381 दर्ज हुए। इसके बाद महाराष्ट्र और राजस्थान का नंबर है। लखनऊ साइबर अपराध में देश में 4थे स्थान पर है, जहां अश्लील फोटो, वीडियो और फेक कंटेंट जैसे मामले बढ़ रहे हैं। यानी वास्तविक खतरा लिव इन रिलेशनशिप नहीं, बल्कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ता अपराध और साइबर जोखिम है। उत्तर प्रदेश में बच्चों की स्थिति भी बेहद गंभीर है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पोषण ट्रैकर के अनुसार देश के 63 जिलों में 50% से अधिक बच्चे कुपोषित पाए गए हैं। इनमें अकेले उत्तर प्रदेश के 34 जिले शामिल हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर चेतावनी दी, जो युवतियों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के सामने खतरों की वास्तविक तस्वीर उससे कहीं अधिक गंभीर है। इसलिए जरूरी है कि राज्यपाल और सरकार न केवल लिव इन रिलेशनशिप के खतरों पर ध्यान दे, बल्कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बड़े और वास्तविक खतरों का समाधान भी करे। सचमुच अगर इन मूलभूत मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया तो उत्तर प्रदेश की महिलाएं और बच्चे अपने भविष्य में असुरक्षित रह सकते हैं।
तो आज हमने देखा बिहार चुनाव के राजनीतिक दाव, भीलवाड़ा के वायरल एसडीएम विवाद और उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की गंभीर स्थिति। याद रखिए, खबरें सिर्फ जानकारी नहीं देती बल्कि चेतावनी भी देती हैं। इसलिए सतर्क रहें, सोचें और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए सवालों, कुछ जरूरी जवाबों और कुछ ऐसी ही अहम कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।